show the multiplication by the sign of cross, or you can say x. Sometimes कभी कभी ऐसे भी होता है कि उसको हम डॉट से कर देते हैं, बट इट्स रेयर. It's rare. Mostly we represent multiplication by this cross sign. But here in vector domain, वेक्टर का जो क्षेत्र है उसमें दो प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है. वन इज डॉट प्रोडक्ट, अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट. दोनों का अलग अलग आवश्यकता होती है, अलग अलग एप्लीकेशन होता है, अलग अलग तौर तरीका होता है और अलग अलग रिजल्ट होता है ना. तो इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को में फर्क दिखलाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइन का अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. तो वन इज डॉट प्रोडक्ट विच वी स्टडीड yesterday. Today we will try to know the few features of dot product, cross product. It is denoted like this. Is it clear? Anybody? It is audible to all. सबको सुनाई दे रहा है? अगर किसी को सुनाई नहीं दे तो वो बताए. Is it visible to all? सबको दिखलाई दे रहा है? अगर किसी को दिखाई ना दे तो they can comment, right? So this is the sign of dot product. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R जो है, यहाँ पे बुक में सी दिया हुआ है, सी या हो आर हो या वही है, तो ये यदि जो है ए इंटू बी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा, और उसका जो है साइन थीटा नहीं बोला है, ये साइन ए बी बोला है. ए कॉमा बी, उसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच में जो एंगल है उसकी बात है. लेटर ऑन इट में बी रिटन एज साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. और यहां पे यूनिट वेक्टर लगाया हुआ है. यूनिट वेक्टर मतलब उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? Not in the direction of A, neither in the direction of B. The unit vector in the direction of R, that is the resultant vector. यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, B का मैग्नीट्यूड हो गया, थीटा उनके बीच का एंगल हो गया. तो ये टोटल, ये पूरी क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी हो गई. एंड इट इज डिनोटेड, डायरेक्शन विल बी represented by the unit vector along the R vector, that is resultant vector. Sometimes it is denoted by C. जैसा भी हो वो कोई जरूरी नहीं, ठीक ना. अब इसको एक स्क्रू के रूल से बोलते हैं. अभी आगे भी होगा कि हम अगर एक वेक्टर ए ऐसे है और बी ऐसे है, उसका रिजल्टेंट माना कि वो इस तरफ है, वाई थ्री डायमेंशनल है अगर, तो इस तरफ है. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया. तो हमको अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी
इसको हम एक स्क्रू वेक्टर से भी हम इसको शो कर सकते हैं। अभी आगे भी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में कि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्यूटेशन। लेकिन यहां पे जो है ऐसे जब हम ये करेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां पे डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा। अब वो कैसे आता है, जब हम इसको निकालते हैं तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल का पालन करते हैं। जैसे हमने अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करना रहा तो हम स्क्रू को यू करेंगे तो स्क्रू जिधर एडवांस करेगा, स्क्रू ड्राइवर को हम यू चला रहे हैं तो जिधर स्क्रू ड्राइवर के सामने जो कील लगी है वो जिधर की तरफ जाएगी वो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इनके मैग्नीट्यूड से डिसाइड होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो जो है राइट हैंडेड स्क्रू के डायरेक्शन से डिसाइड होगा। अब अगर हमने बी क्रॉस ए कर दिया तो वो फिर उधर से उधर हो जाएगा, मतलब कि एकदम से पलट जाएगा उसका डायरेक्शन। ऐसे में फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो वही रहा लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। देयरफॉर ए क्रॉस बी is not equal to b cross a. At the max we can say a cross b is equal to ये हम कर सकते हैं जो, ठीक है। इसको आप और जितना पढ़ेंगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। अब एग्जाम्पल देता, सपोज अ फोर्स, इज इट विजिबल टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस एग्जाम्पल एटसेट्रा। ये जो एग्जाम्पल का यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है विच इज क्वाइट विजिबल टू मी, इज दैट विजिबल टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इफ somebody is not able to somebody is not having a clear vision of this what is written on this board, they may comment and we will change its perspective as it is so that it may become better visible to all of you, all of online students. Is it visible to you both? ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल P। अब यहां पे जो है थोड़ा इसको और बड़ा कर दिया ताकि ये सभी दर्शकों को ठीक से दिखलाई दे सके। ये 3 डायमेंशनल एक ग्राफ जैसे बनाया, जैसे कि कमरे का कोना है। इजीएस्ट एग्जांपल टू कंसीडर वो ये है कि एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि डिस्टेंस वेक्टर उसका आर इस प्रकार से है, ओरिजिन से इधर है और उस पे फोर्स जो है दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है। Suppose force acts on particle P whose position vector is r dash, r vector with respect to origin O of an inertial reference frame। ये
याद रखिएगा, ये आगे चल के काम आएगा और इसको हम आगे भी आगे समझा बता सकते हैं। Then the torque tau, this sign is called tau. It has been taken from Greek Roman alphabets. Tau acting on the particle about the origin O is defined as the vector product of R and F. अब डिफाइन किया गया है, जो टार्क का डिफिनीशन जो है ना, वो ये है कि हमने टॉर्क को डिफाइन ही ऐसे किया है कि टॉर्क R इंटू एफ, नॉट एफ इंटू आर, इट इज R इंटू एफ। डिफाइन का मतलब हमने मान लिया है कि बस हम इसको ही कहेंगे। जैसे हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन को नहीं मालूम है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ये पक्का है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उसका जस्ट ऑपोजिट चार्ज प्रोटॉन में है। लेकिन हमने मान लिया, हमने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। ये हमारे ऊपर है और हमने उसका नाम भी रख दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को नहीं मालूम कि उसका नाम इलेक्ट्रॉन, उसका नाम कुछ मनोहर लाल भी हो सकता था, लेकिन नहीं, हमने लिख दिया इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो उसका नाम भी हमने डिफाइन कर दिया और हमने उसका चार्ज भी डिफाइन कर दिया। वेट उसका जो है वो है नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन हमने वेट का भी एक रेफरेंस डिफाइन कर दिया कि 1 kg बराबर इतना ही होगा। तो अब उस 1 kg से के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का कितना वेट हो गया, तो एक तरह से वेट भी हमने अपने स्केल में डिफाइन कर, एब्सोल्युटली उसका जो भी वेट या मास जो कुछ भी है वो है, लेकिन हम जो करते हैं चार्ज और वेट, तो वो हम डिफाइन करते हैं ढेर सारी चीजों को और उसी पे फिर पूरी दुनिया चलती है। इन दैट वे हमने टॉर्क को डिफाइन कर दिया, दैट इज टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ। इसका मैग्नीट्यूड हो गया टाउ का आर एफ साइन थीटा। अब साइन थीटा कौन सा हो गया, जो उन वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है। आर का डायरेक्शन ये है, एफ का डायरेक्शन ये है, इसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट मतलब एक्स्ट्रा पोलेट हमने किया। मतलब सिंपली ये वेक्टर यहां तक है और यहां से दूसरा वेक्टर लग रहा है, तो सिंपली इसको थोड़ा सा हमने बिंदी बिंदी करके आगे बढ़ा दिया, डैश डैश करके आगे बढ़ा दिया टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो सिंपली एक्स्ट्रापोलेट करके हम यहां पे लेके गए और वो थीटा हमने कर लिया, और उसका जो उस थीटा का उस एंगल का जो साइन होगा, मतलब हर एंगल का साइन का वैल्यू अलग होता है, कॉस का वैल्यू अलग होता है, टैन कॉस टैन सेक कोसेक एक्सेट्रा का वैल्यू अलग अलग होता है। फिलहाल यहाँ पे हमने साइन ले लिया, उसका जो भी वैल्यू आया, एंड साइन थीटा के वैल्यू जो कुछ भी होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग 0, है ना। किसी भी थीटा में साइन और कॉस में इतना ही होता है, टैन का कुछ अलग कहानी है। तो ये चीज हमने उसमें ऐड कर दिया, दैट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, जहां की आर और एफ का जो भी फिजिकल मैग्नीट्यूड संख्या में हो उसके क्वांटिटी में वो होगा और साइन थीटा होगा, ये मैग्नीट्यूड। अब आता है कि उनका डायरेक्शन किधर होगा। तो यहां पे हमने आर लिया ऐसे और थीटा एफ की तरफ लेके गए हम, उसको स्क्रू ड्राइवर को हमने यूं घुमाया। जब हम स्क्रू ड्राइवर करके यूं घुमाएंगे इस प्रकार से, जो कुछ भी उसको बोले, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज जाएगा, इधर से बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। वो इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। लेकिन अभी जब हम यूं कर रहे हैं तो हमारे राइट हैंड का ये मूवमेंट जो है वो स्क्रू ड्राइवर का होगा, और स्क्रू का जो मूवमेंट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर। ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए
ये एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है ना? आए समझ में? एनीबॉडी, एनीथिंग? अब आगे क्या बोलता है भाई? कल आप लोगों को याद होगा एक पोजीशन वेक्टर भी बताया गया था और काफी कुछ उसको समझाने की कोशिश की गई थी। आपने अगर रिवाइज किया होगा ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को देख के या बुक में जाके, तो आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। और जिसको कॉन्सेप्ट या उसमें कहीं कोई दिक्कत हो, दे कैन post a comment, we will read the comment and we will again revert back to anybody and everybody from the online class. ये क्या है, क्या बोलता है ये? अब ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे एंगुलर मोमेंटम की ही बात आती है। यहां पे जो लिखा है वो ये है कि इस डिफाइंड, मतलब हमने उसका तौर तरीका बना दिया है कि ऐसे ही होगा, कुछ और भी हो लेकिन हमने वही डेफिनेशन मान लिया। हमने क्या मतलब, जो हमारे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, बड़े जो मैथमेटिशियंस रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है कि ये डेफिनेशन रहेगा उसका, कुछ भी हो। तो एंगुलर मोमेंटम का भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। एक पार्टिकल है कहीं पे और उसका एक मोमेंटम, उस पे लीनियर मोमेंटम लग रहा है। उसको हम किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ले रहे हैं। ये वर्ड आप याद रखिएगा कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे हम ले रहे हैं, दैट इज गिवन इन फिगर नंबर 22। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम जब लेंगे तो उसका एक ओरिजिन पॉइंट होगा और उसमें 3 डायमेंशनल में होने के कारण, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में 3 डायमेंशनल पे ही ज्यादा हमको वेक्टर प्रोडक्ट की बात और चीज और चर्चा आती है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे शब्द बार बार आएगा, शब्द नहीं मतलब फ्रेज। तो ये O हो गया और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नॉर्मली हमारी आदत है कि वाई एक्सिस ऐसे देखते हैं और एक्स एक्सिस ऐसे देखते हैं, लेकिन जब 3 डायमेंशनल में हम जाएंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन अ 2 डायमेंशनल पेपर और एनी प्लेन। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाला जो है हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये जो इधर आकाश में जा रहा है ये जेड एक्सिस हो जाएगा। है तो ये जरा सा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। ये इस प्रकार से हमारा सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी पॉइंट कहीं पे भी है तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से कोई एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं, उसका हम ओरिजिन डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि ये कहां से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में हम अपने आसपास का कोई एक बना लेते हैं। पेपर की बात नहीं है, जब कहीं प्रैक्टिकल क्षेत्र में भी हम जाते हैं फील्ड में तो अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं इनका सबका आगे चल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। ये जितनी भी पढ़ाई हो रही है ABCD XYZ, इनका सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। अभी हम थ्योरेटिकल बेस तैयार कर रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इन सारी चीजों का एक एक चीजों का सैकड़ों एप्लीकेशन मिलेंगे।
तो ये बहुत यूजफुल चीज है। शुरुआत में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या जो है तीर वीर हमको पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपको आगे के लिए तैयार किया जा रहा है कि आगे जब आप पढ़ोगे उस वक्त आपको इन चीजों की अहमियत पता चलेगी, वैल्यू पता चलेगी। लेटर ऑन द स्टेजेस वेयर यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ इट, यू विल understand what is the significance of such notations, then you will appreciate the study you are doing here. ओके, तो ई हो गया भैया। इस प्रकार से ये बनाया थ्री डायमेंशनल। यहां पे कोई एक पॉइंट पे एक पार्टिकल है और उसमें एक मास है और उसमें एक वेलोसिटी है, देयरफॉर इट इज हैविंग अ लीनियर मोमेंटम। जिसको कि हम हिंदी में रैखिक संवेग कहते हैं। ये उसका पारिभाषिक शब्दावली है, रैखिक संवेग कहेंगे, लीनियर रैखिक मोमेंटम संवेग, या सिंपली हम संवेग भी कहते हैं नॉर्मली। तो ये इसका जो है हो गया। अब इसका जो है हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अराउंड दिस ओरिजिन। वो हमारा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम को हम जे, वेक्टर जे, कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाता है, क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ momentum. Momentum is normally represented by small p and this is a vector quantity. यहाँ सभी ध्यान देने की बात है कि r into p है, it is never p into r, ठीक है। और इसमें फिर वही थीटा वही लेंगे और साइन थीटा वही लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे जैसे कि हमने उस केस में किया था जो है, ठीक है, जो अभी टाउ हम कर रहे थे। ऑलमोस्ट 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि एक कॉम्यूटेटिव नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये वेक्टर ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। वेक्टर ए क्रॉस, इंटू नहीं बल्कि बेहतर होगा हम क्रॉस बोल दें तो वो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है एंड इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। एंड अगर इक्वल है तो यहां पे नेगेटिव साइन आना परम आवश्यक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि डायरेक्शन ही बदल जाता है, मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, ठीक है। वही स्क्रू वाला, स्क्रू ड्राइवर वाला रूल कि अगर हमने ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, उसका रिजल्टेंट हो गया माना कि आर और इनके बीच में है एंगल थीटा। तो जब हम वेक्टर ए कर रहे हैं और वेक्टर बी कर रहे हैं तो ए से जब एक ए पहले रहेगा बी बाद में रहेगा तो हम स्क्रू ड्राइवर को ऐसे चलाएंगे दाहिने हाथ से, और जब बी मल्टीप्लाइड बाई ए रहेगा, बी क्रॉस ए रहेगा, तो फिर हम ऐसे चलाएंगे तो फिर वो स्क्रू ड्राइवर चलाने पे कील जो है इधर आ जाएगा। तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी?
अब क्या है? हाँ, एक चीज है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में था कि दो अलग अलग वेक्टर के सम को बाहर से हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो अलग अलग से भी हो सकता है। और वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये आप देख लीजिएगा, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अभी क्या है, और छोटी छोटी चीजें हैं कि अब अगर साइन थीटा होता है उसमें, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे और उनका जो है मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, क्योंकि थीटा कम होगा। जब थीटा कम होगा तो साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा तो ये ए बी साइन थीटा की वैल्यू कम होगी, ए बी साइन थीटा की वैल्यू कम होगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो थीटा 0 हो जाएगा और दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच एंगल 0 हो गया, यानी कि वो पैरेलल हो गए। ठीक है। हम्म और इसमें चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो। यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं आई जे के, जो कि आई जे के का कल बताया था कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है आई होता है, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है जे होता है, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। तो आई इंटू जे बराबर के हो जाता है, क्योंकि वो यूनिट है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। वट एवर इज द यूनिट मैग्नीट्यूड, मान लो कि मीटर हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या और भी कोई क्वांटिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी या टॉर्क या कुछ भी, तो उस जिस भी चीज में रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा कि आई इंटू जे इज इक्वल टू के, और वो इक्वल हो जाएगा माइनस जे इंटू आई, जे इंटू के माइनस के इंटू जे। ये जो बॉक्स है वो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसको आप पढ़ लें, समझ लें, और बल्कि याद कर लें, कोई बहुत कठिन नहीं है। आई इंटू जे इक्वल टू के, जे इंटू के इक्वल टू आई, के इंटू जे, के इंटू आई इक्वल टू जे। अब जब इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो ये माइनस साइन इसमें आ जाएगा। इट इज क्लियर। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आई इंटू आई इज इक्वल टू 0, जे इंटू जे इज इक्वल टू 0, के इंटू के इज इक्वल टू 0। मतलब पैरेलल वेक्टर जब हो जाएंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो टोटल जो है 0 हो जाएगा। 0 हो सकता है, या और अल्टरनेटिवली यू कैन कॉल इट null vector. Null vector is a vector which is having a direction but 0 magnitude. स्केलर्स में हम देखते हैं 0 होता है, 1 होता है, वैसे वेक्टर की पदावली में, भाषा में 0 नहीं होगा बल्कि नल वेक्टर होगा। वैसे ही यूनिट की जगह पे हम यूनिट वेक्टर कर देंगे, जो है आई जे के तीनों एक्सिस में हो गया आई जे के, तो ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही है। इसको डिटर्मिनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये बता रहा है
ये चीज आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जे कंपोनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिटर्मिनेंट। इसको आप हर एक बुक में दिया होगा, एक बार ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत इसमें मुश्किल सी बात नहीं है। ए को हमने लिख दिया है ए एक्स, मतलब मैग्नीट्यूड, एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट वेक्टर से, और तीनों वेक्टर का सम हमने वेक्टर ए को कर दिया है, वैसे ही वेक्टर बी को कर दिया है। अब ए डॉट बी जब हम करेंगे तो इन दोनों जो रिजॉल्व वेक्टर्स हैं उनको आपस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हर एक कंपोनेंट से क्रॉस होगा और उसका एक लंबा सा इक्वेशन बन जाएगा। और उसमें जब आई, वही चीज आ जाएगी यहाँ वाली प्रॉपर्टी कि आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, जहां रहेगा वो जीरो हो जाएगा। और आई इंटू जे को हम के लिख सकते हैं, जे इंटू के को हम आई लिख सकते हैं, के इंटू आई को जे लिख सकते हैं। तो अंत में ये एक आ जाएगा एक्सप्रेशन, जहां की इस तरह से चीजें आ जाएंगी, के वाला इस तरह से आ जाएगा और जे वाला इस तरह से आ जाएगा, और आई वाला इस तरह से आ जाएगा। अब तीनों को हम सम कर देंगे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है और एक यूनिट वेक्टर है, तो वो जो है आराम से इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट वेक्टर है, तो आई जे के मल्टीप्लाइड बाई सम स्केलर नंबर। और वो स्केलर नंबर क्या है, ये इसमें दिया हुआ है, दैट कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं जानते होंगे, तो वो सिंपली जान ले, कोई बहुत कठिन नहीं है, मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे। तो डिटर्मिनेंट कोई बहुत कठिन नहीं है, वो बस एक लिखने का तरीका है, जिसमें कि हम बड़ी चीज को थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी जो है, ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट हो जाएंगे और उनको फिर हम एक डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे, दैट विल बी मच इजियर टू एक्सप्रेस। 3 into 3 का एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, और ये सीधा जो है इस चीज को ए क्रॉस बी को हम सीधा जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, where ax is the magnitude of a vector in the direction of x-axis. Similarly, ay y-axis and az z-axis के along उसका मैग्नीट्यूड है, वैसे ही bx by bz है, ठीक ना। कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अब वेक्टर प्रोडक्ट का बोला है, तो वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, समझने के लिए है। ये हमने जो वो किया हुआ है, ट्रायंगल वगैरह ये बनाया हुआ है, तो ये सॉरी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो उसके एरिया का 2 गुना हो जाएगा ये जो है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस डिस्कशन के साथ हमारा अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ आएंगे। अभी तक तो ये मैथमेटिक्स चल रहा था,
mathematical tools which are necessarily required in the study of physics, वो हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एवरीबॉडी नोज कि हम हर चीज रिलेटिव में ही हम नापते हैं। खासतौर से जब मूवमेंट की बात आती है तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि दो लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में या किसी भी मूविंग व्हीकल के इनसाइड, और एक आदमी, एक ऑब्जर्वर जमीन पे बैठा हुआ है, जमीन पे रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। तो वो दोनों आपस में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, और जो जमीन पे ऑब्जर्वर जो उनको ऑब्जर्व कर रहा है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उन लोगों के तुलना में अलग होगी। वो मूव करते दिखलाई देंगे और वो अपने आप को स्टेशनरी दिखलाई देगा, एंड उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ नॉन जीरो वैल्यू की होगी। ठीक ना। अभी क्या है कि अगर ट्रेन इतनी स्मूथ गति से चल रही है कि अंदर वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रेन चल भी रही है या उसमें झटका वटका नहीं लग रहा है, बहुत ही ट्रेन या कुछ भी कोई भी मूविंग, तो उसको ये लग सकता है कि हम स्टेशनरी हैं, और जो वो दिख रहा है वो आदमी वो इधर से आया और यूं चला गया, वो तो बहुत तेजी से आया चला गया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जाम्पल हो गया। उसको लगेगा कि जब बाईं तरफ जा रहा है, जो अंदर बैठा है उसको लगेगा ये तो इधर की तरफ जा रहा है। तो वेलोसिटीज आर रिलेटिव। उसको हम अब वेक्टर में कैसे डोनेट करते हैं। अभी यहाँ पे जो समझाया है वो दो ट्रेन का एग्जाम्पल लेके समझाया है, या दो मूविंग व्हीकल आप मान लीजिए, मूविंग व्हीकल, कोई भी, एंड एक एक आदमी उसके अंदर बैठा हुआ है, स्पीड वगैरह नाप रहा है। तो अब वो दो प्रकार का स्पीड या वेलोसिटी नापेगा। एक तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माना कि ये व्हीकल नंबर ए है और ये व्हीकल नंबर बी है, तो ये अपना स्पीड मेजरमेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, which is supposed to be stationary with respect of both of the vehicles, है ना। लेकिन आप इनके बीच जब नापेगा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी नापेगा, तो वो कुछ दूसरा आएगा। माना कि ये अगर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और ये 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और ग्राउंड के रिलेटिव में, तो ये दोनों जब अगल बगल से गुजरेंगे तो इसको लगेगा कि ये तो 10 किलोमीटर की रफ्तार से आगे चला जा रहा है, और इसको लगेगा कि ये तो 10 किलोमीटर की रफ्तार से इधर चला जा रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ, यहाँ पे मान ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, या स्पीड। तो सिंपली velocity of b with respect to a will be velocity of b minus velocity of a, and these are all vector quantities। ठीक है। लेकिन जब
यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये चीज बी ए जो लिखा हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। तो उसमें से इसकी वेलोसिटी में से जब इसकी वेलोसिटी घटा देंगे तब ये निकलेगा। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा वो निकलेगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला या जनरल कंसिडरेशन ये हो गया। ये चीज आपको ध्यान से देखना चाहिए, रिपीट करना चाहिए और इसको दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इसको ग्राफ के रूप में हम देखते हैं। अब ग्राफ के रूप में देखते हैं तो बी और ए यदि सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगा। दोनों चले जा रहे हैं और दोनों बहुत बढ़िया से स्मूथ चल रहे हैं, अगर कोई झटका वटका नहीं लग रहा है ट्रेन में या गाड़ी में, कोई स्पीड ब्रेकर या गड्ढा वड्ढा नहीं आ रहा है, आराम से चले जा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं। बगल वाली गाड़ी वो भी चुपचाप चला जा रहा है, सेम स्पीड, एग्जैक्टली सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, तो उनका जीरो हो जाएगा और उनका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा। अब क्या है, एक दूसरा केस हो गया कि ये हमारा ए है, वो इस वेलोसिटी से जा रहा है और ये बी है उस वेलोसिटी से जा रहा है। तो उनका जो है ग्राफ इस तरह से बनेगा और चूंकि वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ ए, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। एक तरफ हमने x ले लिया यानी उसका डिस्टेंस हो गया, तो उसमें हमेशा जब कर्व रहेगा, सॉरी जब ढाल रहेगा तो ढाल का मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी है, उसमें कुछ स्पीड है। और अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो इसका मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो हमेशा जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम अगर ढाल पाते हैं, सब थीटा पाते हैं, तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी है। और जितना ज्यादा ढाल रहेगा उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी होगा। अब इसमें देखिए ये इसमें कम ढाल है तो इसकी वेलोसिटी कम है और कुछ देर बाद ये चलते चलते इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, कुछ देर बाद ये इसको जो है क्रॉस कर जाएगा। भले ही वो देर से चला है और वो पहले चला है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है तो वो उसको क्रॉस कर जाएगा। और ये टाइम में हम उसका मीटिंग टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। और जब अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उनमें मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं होती, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो उस केस में ये ग्राफ बनेगा और उसमें जो है ऐसे केसेस में जो विजुअली जो दिखलाई देगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है दोनों की ऐड हो जाएगी। जो है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अदरवाइज जो है वो ये हो जाता है।
relative velocity of two moving bodies inclined to each other. Inclined to each other, relative velocity में क्या हुआ? Velocity is a physical quantity which has magnitude as well as direction. और जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का हमको ख्याल रखना पड़ता है, कंसीडरेशन रखना पड़ता है। तो इसमें जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से निकाल सकते हैं? वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब अगर ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है दोनों वेक्टर्स का। अब अगर उनका डायरेक्शन कुछ उल्टा हो जा रहा है तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया है तो ये माइनस माइनस आके वी बी प्लस वी ए हो जाएगा इस प्रकार से। और इसमें जैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं वैसे हम ऐड कर लेंगे। आपने ये देखा होगा ऐड करने का कि वेक्टर्स ये एक इधर है, एक इधर है, एक एक्स वाई डायरेक्शन में है, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है। दोनों को ऐड करना रहा तो एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारा इधर आ जाएगा विच इज इंक्लाइंड टू थीटा विद एक्स एक्सिस और 90 माइनस थीटा, या इसको आप थीटा डिफाइन कर दें। किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको थीटा बताना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है किधर इंक्लाइंड है, और इसको हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में सिंपली क्या हो गया? दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिसका हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं उसका डायरेक्शन उल्टा करके और उसको ऐड कर देंगे। सिंपली वो जो है सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा। ये चीज यहां बोला। और उसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने की जो बात है वो यहाँ पे सिंपल सा है जो पहले भी आप सीख चुके हैं। ठीक ना? अब टू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। एक तो प्रॉब्लम ऑफ रेन एंड मैन है, बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट हर जनरेशन के स्टूडेंट्स इसको पढ़े हैं। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो भी पढ़े थे, हमारे पहले के भी लोग पढ़े होंगे, 10-20 साल पहले वाले भी स्टूडेंट पढ़े होंगे, और आप लोग भी पढ़ ही रहे हैं इसको जो है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती, बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हर एक लोग सॉल्व करते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। हम में से सभी लोगों ने कभी ना कभी बारिश में साइकिल, बाइक, स्कूटर, स्कूटी या कार चलाई होगी। और जब हम बारिश में खड़े हैं तो हम यहाँ खड़े हैं और बारिश ऐसे ऐसे टिप 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 गिरते हुए दिखती है। इसका कोई भी स्पीड हो, कभी हल्की फुहार गिरती है, कभी मूसलाधार गिरती है। तो ये जो कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, वेदर इट इज साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, रिक्शा, ऑटो, स्कूटर, स्कूटी, मोटर बाइक,
मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं, और एनी अदर व्हीकल, इवन ट्रेन। तो ये हमको ये लगने लगता है कि ये बारिश अब तो यार ऐसे ऐसे आने लगी जो है। अच्छा, हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे आने लगी, ये क्यों होने लगा भाई? अभी तक तो ये सीधी गिर रही थी, अभी काहे तिरछी हो गई? तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। अब हमारा पहले हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बारिश से के बारिश के अपेक्षा बारिश के रिलेशन में स्टिल था, अब हम बारिश के रिलेशन में मूव करने लगे। तो बारिश का गति वही है, जो बारिश की बूंदें हैं उनका ट्रेजेक्टरी वही है, बस उसमें हमारा देखने का नजरिया बदल गया, तो उनका डायरेक्शन हमको बदला बदला सा लगता है जो है। यहाँ पे ये बताया है कि ये रेन है और ये हमारे चलने की गति है। चलने की गति और डायरेक्शन में है। रेन भी गिर रहा है, तो लेटर ऑन आपने पढ़ा होगा या सीखा होगा कि ऑल्दो रेन ड्रॉप्स आर कमिंग डाउन टू द अर्थ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसमें एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, और एक वो टर्मिनल वेलोसिटी से वो नीचे आते हैं। रेन ड्रॉप्स जो है वो ग्रेविटी के अंदर गिरते तो हैं, लेकिन जब वो शुरुआत करते हैं कुछ देर एक्सेलरेट करते हैं, बाद में वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं और वो फिक्स स्पीड या फिक्स वेलोसिटी को प्राप्त कर लेते हैं, एंड दे आर नॉट हैविंग एनी एक्सेलरेशन, therefore their movement can be represented by a velocity vector, not an acceleration vector। अब हम एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, अभी तक हम यहाँ थे और फिर हम इधर चलने लगे, बाइक हमने बढ़ा ली, कार बढ़ा ली, रिक्शा बढ़ा लिया, तो इधर हो गया। अब जो है क्या होगा कि ये जो इधर आने वाला था हमको उसका रिजल्टेंट जो है, अच्छा यहाँ पे जैसे हम देखते हैं नॉर्मली ये वेक्टर होता है तो उसका सम हम इधर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है रेन वाला जो है वो इधर हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव डोमेन में ले जाके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वेक्टर को, इस वेलोसिटी वेक्टर को। तो उसमें सिंपली हम जो है जब घटाएंगे तो इस वेलोसिटी वेक्टर से इस वेलोसिटी वेक्टर को घटाएंगे तो इसका साइन जब चेंज हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, और इस वेक्टर का जो सम है वो सम वेयर इस प्रकार से आ जाएगा। ये बताया है कि ये जो रेन का वेलोसिटी वेक्टर है वो नीचे आएगा, और इस वेलोसिटी वेक्टर से हम इस वेक्टर को जब घटाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके नेगेटिव को हम लेके और इस पे सम कर ले रहे हैं, और नेगेटिव को हम कैसे ले रहे हैं, इसका डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, तो वो इधर आ जा रहा है। अब हमको एक जो थीटा एंगल ये था वो थीटा एंगल यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हो गए, और ये दो वेक्टर्स हो गए, उनका सम हमको करना है, तो वो इजीली हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। दिस इज द वी आर resultant vector inclined to an angle of theta with respect to y-axis, and this vector is what we are observing now after going to a motion. Till now we were in stationary position, but as soon as we start moving we will witness this sort of situation. Is that clear? Right? अब एक और है कि नदी को पार करने वाला समस्या क्या है कि स्विमर साहब हैं और नदी को पार कर रहे हैं। इसको आप लोग देखिएगा और क्या क्या उसमें पूछा है इसको आप लोग जो है थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइएगा, और उसको हम लोग कल
डिस्कस करेंगे if and only if there is any comment from online and offline students. Otherwise, it is assumed that you have assimilated what is described in that subheading where swimmer is trying to cross the river, and there are two important points: minimum time to cross the river when river is flowing like this and swimmer is trying to going like this, and minimum distance travel. Such sort of discussion is given in the book, or you may find in most of the book, and if you don't find, we will discuss again it tomorrow. तो ये चीज हो गया है. अब क्या है, अब एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. Projectile motion, as all of you know, दो प्रकार का मोशन होता है. एक तो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बॉल से कैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे हाथ से बॉल लिया और हमने इसको ऊपर फेंका और बॉल ये फिर नीचे आ गई. There is one single component of velocity of this ball. It may have some velocity, it may have some initial velocity, some final velocity, it may have some acceleration due to gravity or any other thing. हम यहाँ से फोर्स भी लगा के भेज रहे हैं तो उसमें उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, और जो ग्रेविटी है उसके कारण इसमें रिटार्डेशन होगा. तो या उसको अलग एनालिसिस करते हैं. तो ये चीजें हैं उसमें. तो जाएगा और आएगा तो उसका सिंपली एक ही ट्रेजेक्टरी रहेगा. अब अगर हमने बॉल को ऊपर फेंकने के बजाय यूं फेंक दिया, अक्सर होता है, या आपने फुटबॉल में देखा होगा कि प्लेयर ने किक मारा, तो बॉल थोड़ी सी उठती हुई जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है, and its trajectory is like this. या क्रिकेट में भी जो फील्डर होता है, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल बाउंड्री की तरफ गई, वहां पे जो खड़े बैट्समैन ने बॉल लिया और फिर उसने विकेट कीपर की तरफ फेंक दिया, तो उसको वो थोड़ा सा ऊंचा करके फेंकता है या कभी स्ट्रेट भी फेंक देता है, लेकिन उसकी गति इसी तरह से होती है. या तो यूं फेंकेगा, ऊंचा करके फेंकेगा, या यूं अगर फेंकेगा तो वो इस तरह से आ जाएगी. और उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. वन कंपोनेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, वन कंपोनेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन. देयर विल बी टू सॉर्ट ऑफ वेलोसिटीज इन दिस बॉल. लाइक राइट. इसमें क्या है कि एक कंपोनेंट तो उसमें निश्चित है कि आपने यूं फेंका तो आपने एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका और वो उस वेलोसिटी के साथ चली जा रही है इस डायरेक्शन में. अब उसमें क्या है, एक ग्रेविटी साहब भी अपना उसमें खेल दिखलाने लगेंगे. तो एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उसमें लगेगा और उसके कारण ये ऑटोमेटिक उसका जो है ये हो जाएगा, इस टाइप का उस पर एक फोर्स लगेगा. तो उसमें दो प्रकार का वेलोसिटी होगा, एक ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और एक ये एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होगी, विच इज ड्यू टू
ग्रेविटी, और इन दोनों वेक्टर्स का सम जो होगा वो अलग अलग समय पे अलग अलग रहेगा। ये वाला तो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन सेम रहेगा, बट इसके कारण वेलोसिटी, चूंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसके नीचे की तरफ, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं देगा, क्योंकि वन टाइम आपने थ्रो करके उसको एक स्पीड देके छोड़ दिया। तो ये जो है डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट उसका वेलोसिटी, डिफरेंट उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगा, और वो चेंजिंग विद टाइम होगा। जैसे इधर हम भेज रहे हैं उसको, तो आप देखो सीधी बॉल को अगर हमने कैच किया तो वो अंत में नीचे आनी है। इसमें भी हमने इधर करके भेजा तो हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, थ्रस्ट दे दिया उसको, तो ये ऊपर जा तो रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते धीरे धीरे फिर वो रुक जा रहा है, यहाँ पे आके वो स्टिल हो जा रहा है, और यहाँ के बाद वो फिर नीचे आना शुरू कर रहा है। मतलब यहां से यहां तक उसमें क्या लग रहा है, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन करते करते उसकी वर्टिकल वेलोसिटी एक बार जीरो हो गई, तो वो अपने इस ट्रेजेक्टरी के पीक पे पहुंचा, और पीक पे आने के बाद इट स्टार्ट कमिंग डाउन। अब इसमें ये वाली जो वेलोसिटी होगी, माना हमने 40 किलोमीटर की रफ्तार से उसको फेंका है, यूं लगा के, यहां से हाथ से कुछ ताकत लगा के फेंका है, थ्रस्ट दिया है उसको, तो वो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और इट में स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन आप कह लें, दैट विल बी नेग्लिजिबल, लेकिन उसमें ये रहेगा, तो ये साइड का जो कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, और ये वाला जो वेलोसिटी वर्टिकल रहेगा वो पहले ऊपर जाएगा तो घटेगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा तो बढ़ता चला जाएगा, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज downward toward the earth. And its representation will be like this as depicted in this graph. और अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पॉइंट पे हम इसका अलग अलग एंगल बना सकते हैं, और उस एंगल को हम जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे कितना एंगल हुआ, कितना स्पीड हुआ, कितना वेलोसिटी हुआ, क्या रिजल्टेंट हुआ, क्या साइन थीटा है, क्या कॉस थीटा है, ये अपन सारा निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर गिवन द नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी एंड और डिफरेंट पॉइंट। इन्हीं चीजों से हम बहुत इत्मीनान से उसका फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं, और जो कि बहुत जरूरी है निकालना, इसका जो डेरिवेशन है दैट इज वेरी सिंपल। आप इसको एक बार पढ़ें, और आपको अगर कोई दिक्कत होती है, मैं जानबूझ के कह रहा हूं पढ़ें, और आपको कोई दिक्कत होती है तो बताया जाएगा, मैं भी यहाँ बता सकता हूं, लेकिन मेरे बताने के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको पढ़ें, फिर उसके बाद जब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको, तो हम इसको आपको समझाने में बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। इट इज बेटर इफ यू रीड इट इनिशियली, देन आई विल अगेन इलैबोरेट हियर विद वेरियस एग्जाम्पल्स एंड इन वेरियस लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, देसी भाषाओं में आपको बताएंगे जो है, तो आपको हो सकता है कि समझने में और आसानी रहे। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी पढ़ा दिया, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने पढ़ा दिया, या कोई लोकल टीचर ने पढ़ा दिया, तो दोनों में फर्क है। चीजें एक ही हैं, दिमाग में आपके बैठनी चाहिए, वो कोई भी बैठा सकता है, और सबसे अच्छा तो यह है कि आप खुद अपने दिमाग में बैठा सकते हो, आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, तो ये चीजें आप खुद अपने दिमाग में बिठा सकते हो,
बस जरा सा आप थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट होके क्लास में बैठो, कॉन्सेंट्रेट होके आप बुक के सामने बैठो, और कहीं ना समझ में आए तो किसी से पूछ लो, वो जरा सा बता देगा। वो आपका क्लासमेट भी हो सकता है, कोई लोकल टीचर भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक ने आपको पढ़ा के क्लास में आ गया और बहुत बड़े स्टार किसी कोचिंग की बहुत ही सुपर टाइप का कोई कोचिंग रहा, उसके कोई सुपर स्टार टीचर हो गए, वो आके बता दिए तो वो कुछ ज्यादा बता पाएंगे। अब जब बॉल फ्लाइट में है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये सारे ही लोग बताएंगे। दिस कंपोनेंट हैज velocity and this component has acceleration, accelerated velocity, not acceleration. It will have a accelerated velocity, not a constant velocity. ये आपको समझने की चीज है। मैं समझा दूं या कोई बहुत ही सुपरस्टार समझा दे, बेहतर होगा कि इसको आप ही समझेंगे। That's why I am telling you कि इसको एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे तो अपन इसको और बेहतर ढंग से समझने समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारे डायग्राम्स और ये सारे जो वार्तालाप इसमें दिया हुआ है, मुख्य रूप से चीज है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है, लेकिन ये सारे जो फॉर्मूलीज हैं ये भारी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको आप जरा सा एक बार देख लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से डिराइव किया गया। ऐसा नहीं कि 10-20 स्टेप हो, एक स्टेप दूसरा स्टेप, एक स्टेप दूसरा स्टेप, एक स्टेप दूसरा स्टेप, सारे में एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार इसको आप देखेंगे। और ये जो बच्चा जो है वो किक कर रहा है, अलग अलग एंगल पे किक कर रहा है, 30 पे कर रहा है, 45 कर रहा है, 60 पे कर रहा है, या ये बॉल फेंक रहे हैं 45 पे कर रहे हैं, या 45 से कम पे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ये तोप के गोले वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे। ये सारा एक बार आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बेहतर रहेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड आई एक्सपेक्ट and I humbly request to all of you go through these points, whatever I have taught, whatever I have discussed and whatever I have not discussed. ये आप जाएंगे और कुछ इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, वर्क आउट एग्जाम्पल, कुछ अनसॉल्व एग्जाम्पल्स। उनको आज शाम तक आप, आज रात तक या कल सुबेरे तक, कल दोपहर तक आप एक बार बहुत ही कंसंट्रेशन बना के उस चीज को 2 घंटे 3 घंटे तक, 1 घंटे 2 घंटे तक आप पढ़ेंगे। फिर अपन फ्रेश मूड से जब कल आएंगे तो इस चीज को करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्टाइल। और कहीं से भी 1 2 3 4 क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं। क्वेश्चन का कोई भी तौर तरीका हो, उनको आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं आए। और इसीलिए वेक्टर पहले पढ़ा दिया था कि इसको हम वेक्टर के रूप में रिजॉल्व करके जब देखते हैं तो हमको समझने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे भी जैसे हमने ये बनाया हुआ है कि प्रोजेक्शंस फ्रॉम हाइट, तो ये चीज भी अलग अलग वेक्टर के रूप में रिजॉल्व करके जब वेलोसिटी को 2 टुकड़ों 2 हिस्सों में बांट देते हैं टोटल मोशन को, तो वो बहुत इजीली रिजल्ट आ जाता है। ठीक ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। Tomorrow we are going to meet at the same time, that is 4 p.m. in the evening. Okay.